बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे लेक्चर 1 और 2 में हमने जावा की फंडामेंटल्स की बात की थी, तो लेक्चर 3 में भी हम उन बुनियादी चीज़ों की बात करेंगे ताकि जिसके बाद जब हम ऊप के कंसेप्ट को स्टार्ट करें तो आप जावा की जो लैंग्वेज की फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि डेटा को कंसोल पे प्रिंट करना, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना और उसके ऊपर इफ एल्स लगाना, फंक्शन बनाना, मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको जावा में पहले करने आनी चाहिए। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है डिफरेंट मेथड्स टू प्रिंट ऑन कंसोल, यानी कि कंसोल पे हम चीज़ें प्रिंट करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने प्रिंट एलन को यूज़ किया था। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि प्रिंटिंग के 3 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं और तीनों में कुछ फ़र्क है, वो आपको वाज़ह होने चाहिए। तो यूँ करते हैं कि बेसिक सा कोड बना लेते हैं, उसमें इन तीनों मेथड्स को वन बाय वन देख लेते हैं। तो जैसे हमने पहले कोड बनाया था, लेट से हम ने डेटा इनपुट के हवाले से कुछ बात करनी है और वो हम क्लास भी उसी नाम से बना लेते हैं, डेटा इनपुट डॉट जावा, और यहाँ पे हम क्लास के अंदर वही एक मेन मेथड बना लेते हैं और जो बेसिक सा हमारी क्लास का स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास है और इसका नाम क्या है, जो हमारी फाइल का नाम है, और इसके अंदर हमें एक मेन का मेथड बनाना है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स की एक जो अरे है वो रिसीव करनी है और हमारा ये एंट्री पॉइंट हमारा मेन मेथड होता है। तो अब हमने मेन मेथड के अंदर अपना काम करना है। तो इसी ऑर्डर में देख लेते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एलन, फिर प्रिंट एफ। तो प्रिंट एलन देखें क्या करता है, जब भी आप प्रिंट एलन यूज़ करते हैं, यानी कि सिस्टम ज़्यादा यूज़ तो हमेशा ऐसे ही करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे। जब भी आप यहाँ पर मैसेज लिखेंगे, लेट से कि हम लिखते हैं जावा, ठीक है, और इसी को एक दफ़ा और लिख लेते हैं, लेट से कह देते हैं जी ऊप। तो इसको थोड़ा सा देख लें कि ये कर क्या रहा है। यहीं से कमांड विंडो पहले ओपन कर लेते हैं। लेट्स से कमांड विंडो में गए, यहाँ से हम ई ड्राइव पे शिफ्ट टू फेस सी डी ऊप के फोल्डर में गए। ये हमारे पास डाटा इनपुट की क्लास यहाँ पे आ रही है। फाइल जो है इसको हमने कंपाइल किया, लेट्स से जावा सी, और डेटा इनपुट को हमने कंपाइल कर लिया। अब डेटा इनपुट को कंपाइल करने के बाद हम जब इसको रन करते हैं, जावा डेटा इनपुट क्लास नहीं लिखेंगे साथ, और देखें जावा और पॉइंट क्या है। देखें प्रिंट एलन क्या करता है, कोड को देखें, प्रिंट के जावा को ये प्रिंट करेगा, एलन मीन के इसको प्रिंट करने के बाद कर्सर को अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो इसीलिए जो ऊप है वो अगली लाइन में प्रिंट हुआ है। ऊप भी प्रिंट होगा, कर्सर को अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो देखिए नेक्स्ट लाइन खाली है, कर्सर हमारा यहाँ पे पॉइंट कर है। तो प्रिंट एलन क्या करता है, जब भी जो भी डेटा दें उसको प्रिंट करता है और कर्सर को अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है। तो आमतौर पे हम प्रिंट एलन जावा में ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। और जो प्रिंट का मेथड है वो भी इसी तरह का ही है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे प्रिंट यूज़ कर लूँ जावा के साथ, प्रिंट ये करता है कि सिर्फ इसको प्रिंट करता है लेकिन कर्सर को अगली लाइन में शिफ्ट नहीं करता। देखें अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ आगे कंपाइल करके दोबारा से रन करता हूँ, तो देखें जावा इसने प्रिंट किया और कर्सर को जावा के बाद यानी कि इस जगह पर ही कर्सर पॉइंट कर रहा था। तो इस फंक्शन की वजह से ऊ प्रिंट हुआ, ऊ प्रिंट होने के बाद कर्सर अगली लाइन में आ गया। तो अगली लाइन में जो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, तो इसलिए अगली लाइन हमारी जो है वो ब्लैंक है। तो ये फर्क है प्रिंट का प्रिंट एलन का। तो यानी कि ये प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में कर्सर को शिफ्ट नहीं करता और प्रिंट एलन प्रिंट करके कर्सर को अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है। ये बात होगी। इसके अलावा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, वो क्या है कि जो प्रिंट एफ का मेथड है वो क्या करता है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। प्रिंट इसी को बल्कि यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि आपका जो फोकस है वो प्रिंट एफ के ऊपर है। प्रिंट एफ यहाँ, प्रिंट एफ यूज़ करते वक्त हम यहाँ पे यानी कि जो हम यहाँ डेटा पास कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह का डेटा हमने प्रिंट करना है उसको डिफरेंट ये जो करैक्टर्स हैं, ये वाले करैक्टर, इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई पर्सन है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, लेट से कि हम कहते हैं उस पर्सन की कोई एज है, हम कहते हैं लेट से उसकी एज 40 है, और इसी तरह उस पर्सन की क्या कहें एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। लेट से हम कहते हैं उसकी कोई हाइट है और हाइट की वैल्यू ले लेते हैं जी, लेट से उसकी हाइट है 5.9, और लेट से कि हम एक आधी चीज़ और ले लेते हैं, और क्या लें, कोई भी स्टेटस बूलियन टाइप का डेटा ले लेते हैं। लेट से कि हम कहते हैं कोई स्टेटस है, उसमें कोई उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है जो कि ट्रू या फॉल्स की फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिख दिया। तो इस तरह का डिफरेंट जो डेटा है वो हम अपने प्रिमिटिव वेरिएबल्स में जो है वो इस तरह सेव किया। अब हमने इसको यहाँ पर एम्बेड करना है। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज़ करेंगे, हम कहेंगे लेट से एज
एज इज इक्वल टू, अच्छा एज इज इक्वल टू परसेंटेज, ये चूंकि डेसिमल नंबर है तो इसके लिए हम परसेंटेज डी यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ हाइट, तो मैं कहता हूँ जी हाइट उसकी क्या है, परसेंटेज एफ, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंटेज एफ। और लेट से इसी तरह मैं उसका स्टेटस प्रिंट करना चाहता हूँ, तो लेट से मैं कहता हूँ कि उसका जो स्टेटस है किसी भी चीज का, लेट से कि वो है परसेंटेज बी, परसेंटेज बी स्टैंड्स फॉर बुलियन। तो ये मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर दिए। अब वो यहाँ पर डेटा इंजेक्ट या एम्बेड हो जाएगा। कौन सा डेटा एम्बेड हो जाएगा, जो हम यहाँ पे इस डबल कोट के बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे जो डेटा पास करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो देखना। तो उसी ऑर्डर में डाटा दे दें। फॉर एग्जांपल पहले मैंने एज दी है तो यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, उसके बाद मैंने हाइट दी है तो यहाँ पे मैंने हाइट का वेरिएबल लिख दिया, फिर हमने स्टेटस दिया तो स्टेटस का वेरिएबल लिख दिया। तो देखें अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा यहाँ पे आके, यानी कि सॉरी रन करूंगा, तो अब ये उस डेटा को ये देखें उस डेटा को उसी फॉर्मेट में उसने प्रिंट कर दिया। इनके मुझे बार बार जो है वो प्रिंट एलन के अंदर या प्रिंट एफ नॉर्मल प्रिंट नहीं यूज करना पड़ा। नॉर्मल प्रिंट में और प्रिंट एलन में मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर अपने यूज नहीं कर सकता। तो जब भी मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करने की जरूरत पड़ती है उस केस में मैं प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो यूज करूंगा। एक तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। दूसरा ये कि देखें बाय डिफॉल्ट ये जो है ना, ये फ्रैक्शन जो है ये मतलब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कर रहा है। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज के बाद अगर आप पॉइंट फॉर एग्जांपल 2 लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो उसकी फ्रैक्शन है ये कंट्रोल हो जाएगी, ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करेगा। तो ये देखें अगर मैंने इसको 2 लिखा है तो इसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिया। एक आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं उसकी प्रिंटिंग करते वक्त आप फ्रैक्शन को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि समटाइम हमने डेटा जो है ना वो रो एंड कॉलम रोज की फॉर्म में प्रिंट करना होता है। तो हम चाह रहे होते हैं कि नेम जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए, इसी तरह जो सेकंड कॉलम है वो एक दूसरे के सामने आए। तो हम यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं कि भाई ये जो यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कितने करैक्टर कंज्यूम करे। लेट से अभी तो ये 1 2 3 4 करैक्टर कंज्यूम कर रही है ना, तो हम कह सकते हैं जी फॉर एग्जांपल ये टोटल जो है ये 10 करैक्टर कंज्यूम करे, ताकि अगर बाकी कहीं पे 4 से ज्यादा करैक्टर्स हैं तो जब वो पूरी हम कॉलम को देखें तो कॉलम जो है वो एक साइज में आ रहा हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप कंपाइल करके देखेंगे तो इस ये लिखने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी स्पेसिंग जो है वो जनरेट कर देगा। लेट्स से यहाँ पे देखें मैंने इसको कंपाइल रन किया है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल उसने 10 करैक्टर्स का एरिया रिजर्व किया है और उसके अंदर इसको एम्बेड कर दिया। अभी तो इसका फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन समझे ना कि आपने मल्टीपल रोज जो है वो प्रिंट की हुई हैं तो उसमें जो है ये एक ऑर्डर में प्रिंट होगा। अगर आप कहते हैं तो हम उसको करके भी देख सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे एज को क्या करें, इसको मतलब इसी को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जाके कहते हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हाइट की वो हम लेट्स से हम कहते हैं जी 35 4, जैसे एज की तो इतनी हाइट वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन या हाइट की, लेकिन अज्यूम कर लेना कोई नंबर है हमारे पास फ्रैक्शन में और हमारे पास कोई काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अगर मैं इतना बड़ा नंबर जो है वो प्रिंट करूंगा ना इस तरीके से, आप यहाँ पे देखें वेरिएबल भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिटरल भी लिख सकते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं लिटरल और वेरिएबल्स की। अब अगर देखें अगर मैं इसको अब लिखता हूँ तो लेट्स से इसको मैंने कंपाइल किया और इसको दोबारा रन किया तो इसमें गड़बड़ क्या हो गई है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कि हमने इसको नेक्स्ट लाइन में भेजना था तो यहाँ पे \n लगा के इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देंगे ताकि जो अगला डेटा है वो उसके साथ जो है वो कंकैटिनेट ना हो। तो एनीवे इस तरीके से आप देखें कि जो हमारी इनपुट है वो ज़रा थोड़ी सी फॉर्मेटेड हो जाएगी। ये देखें, आप देखें कि ये जो डेटा है ये बिल्कुल एक जितना एरिया कंज्यूम कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो उसकी वैल्यू को रीड करना आसान होगा, वरना कोई ये इन्फॉर्मेशन कभी पीछे जा रही होगी, कभी ये लाइन जो वो आगे जा रही होगी। तो इस तरह के कामों के लिए हम यहाँ पे उसकी जो हाइट भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जितना एरिया हमने रिजर्व किया है ये इसके लेफ्ट साइड पे लाइन करे तो आप इस 10 के साथ जो है ये माइनस का सिंबल डाल दें तो ये 10 करैक्टर कंज्यूम करेगा और 2 पॉइंट पे उसको फ्रैक्शन करेगा और जो डेटा आप उसको पास करेंगे चाहे वो वेरिएबल में हो या लिटरल की फॉर्म में हो वो उसको ये लेफ्ट लाइन कर देगा। ये देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको दोबारा रन करते हैं तो देखें ये ऑटोमेटिकली जो है वो लेफ्ट लाइन हुआ होगा। ये देखें अब ये लेफ्ट लाइन हो गया है लेकिन जो उसने एरिया ऑक्यूपाई किया है वो उतना 10 करैक्टर्स का ही किया है। इसी चीज को आप एज या स्ट्रिंग या बूलियन के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एज है और मैं चाहता हूँ कि भाई ये एज जो है ये भी कुछ फिक्स नंबर ऑफ करैक्टर्स का एरिया रिजर्व करे तो आप यहाँ पे परसेंटेज के सिंबल के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी
7 कैरेक्टर्स कंज्यूम करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे %7 लिख सकते हैं और इसी तरह यहाँ पे भी %7 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो एरिया कंज्यूम करेगा ऑटोमेटिकली ये 7 कैरेक्टर्स का होगा। दैट मीन्स कि जो इसकी प्रिंट ये जो रीडेबिलिटी है, अभी तो खैर दोनों वैल्यू सेम थी ना, आप अज्यूम करें कि ये 2 कैरेक्टर हैं और यहाँ पे 4 या 5 कैरेक्टर होते किसी डेटा के, तो ये डेटा को अलाइन करने के लिए हम जो है इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। तो ये प्रिंट एफ की थोड़ी सी डिटेल की बात होगी। इसी तरह एक और चीज़ है, वो हम बाद का जो है वो अपना प्रिंट एलन के अंदर भी डेटा लिख सकते हैं। यानी कि इस डिस्कशन से आपने ये नहीं समझ लेना कि भाई प्रिंट एलन के अंदर हम वेरिएबल्स की वैल्यू को एम्बेड नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट जो है अच्छी तरह वाज़ह हो जाए। हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट जाते हैं और system.out.println लिखते हैं। यहाँ पे डेटा को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, उसे कहते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहेंगे एज इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से एज को इसके साथ अटैच कर देगा। और बाकी जो डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर एज के साथ मैंने उसकी हाइट भी प्रिंट करनी है तो मैं इसके साथ फिर कंकैटिनेट करूंगा एक फिक्स चीज़ को जो कि हाइट है, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे फिर कंकैटिनेट कर दूंगा। लेट्स से कि उसकी हाइट की वैल्यू हाइट की वेरिएबल में है। तो अगर आप प्रिंट एलन यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अपना जो डिफरेंट तरह का डेटा है उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। अब कंकैटिनेट के बारे में थोड़ी सी बात वाज़ह कर लें, क्योंकि जब शुरू में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, और ख़ास तौर पे अगर वो सी से आए हैं तो उसमें उन्हें बड़ा मसला होता है इसको समझने में। देखें, ये जो हमने डबल कोड में लिखा है ना, ये वो चीज़ होती है जो हम फिक्स मैसेज एज इट इज़ कंप्यूटर के कंसोल पर प्रिंट करना चाहते हैं, उसको हमेशा आप डबल कोड में लिखेंगे, ठीक है। और जो डेटा आपका वेरिएबल के अंदर है तो उसको आप इसके साथ प्लस का निशान लगाएंगे, जिसका मतलब ये है कि हम अटैच करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल की वैल्यू को इस फिक्स डेटा के साथ। ये अटैच हो गई, उसके बाद आप फिर अटैच करना चाहते हैं किसी फिक्स डेटा को, यानी फिक्स डेटा मीन ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, लेकिन जो हाइट है हम उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल को आप प्लस का सिंबल लगाकर साथ कंकैटिनेट करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये प्लस का सिंबल ना लगाएं तो उसका क्या नुकसान है। वहां पर वापस आते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं और दोबारा से इसको हम एक दफा रन करते हैं। तो आप देखें कि एज इज इक्वल टू 40, हाइट इज इक्वल टू 5.9 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आप ये प्लस का ऑपरेटर लगाना इसलिए जरूरी है कि हम एज की स्ट्रिंग को नहीं प्रिंट करना चाह रहे, हम एज के वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको इसके साथ कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं। अगर आप ये ना करें, फर्ज करें आप जो है वो एज यहीं लिख दें और इसको इस तरह से ना लिखें, आप कहें जी एज इज इक्वल टू एज, क्यों? क्योंकि ये जो मेरा एज का वेरिएबल है इसकी वैल्यू यहाँ पे एम्बेड हो जाएगी। देखें, कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि आप यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू एम्बेड करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को एज इट इज लिख देगा। ये देखें जरा, यहाँ पे आप इसको आगे कंपाइल करें, दोबारा रन करें, दोबारा रन करें, तो देखें अब उसने एज इज इक्वल टू एज लिख दिया। हमारा ये मकसद तो नहीं था, हम तो ये चाह रहे थे कि भाई इसकी जगह पे एज के वेरिएबल की वैल्यू एम्बेड हो। तो इसलिए हमें इस फिक्स डेटा को और वेरिएबल्स को एक दूसरे से जो है वो अलहदा करके लिखना पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात आप जो है वो अच्छी तरह वाज़ेह होगी। इसी तरह बाद का ये होता है कि आपने जो डेटा लिखना होता है ना वो सिर्फ वेरिएबल में पड़ा होता है, आपने फिक्स डेटा नहीं लिखना होता। तो उस केस में आपको डबल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ system.out.println में सिर्फ एज की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे इसके साथ डबल कोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंट एलन के फंक्शन को हम जो है वो एज का यानी कि अपना जो वेरिएबल है वो भी एज इट इज पास कर सकते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल है लिहाजा अब हम डबल कोड नहीं लगाएंगे। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो देखें जो भी एज की वैल्यू है ये उसको यहाँ पर यानी कि प्रिंट कर देगा। हमने प्रिंट किया तो एज की वैल्यू 40 है, उसने 40 प्रिंट कर दिया। और ये लाइन का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट एलन का फंक्शन यूज किया हुआ है। ये बात होगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो भी बहुत बेसिक बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो वाज़ह हो जाए ताकि बाद में आप जो हैं आपके एरर्स बड़े बेसिक नोयत के जो है वो ना आए। वो क्या है,
देखें प्लस जो है ना वो जावा में दो रोल प्ले करता है, एक वो करता है अरिथमेटिक का, यानी कि आपने जमा करना है दो नंबरों को, और एक वो प्ले करता है रोल कंकैटिनेशन का। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे वो अरिथमेटिक का रोल प्ले कर रहा है और ये यहाँ पर जो है ये जो कंकैटिनेशन का कर रहा है? तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक नंबर लिया और उसकी वैल्यू रख दी 10, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं कि नम की जो वैल्यू है, फर्ज करें हम इसमें कोई मजीद कोई नंबर ऐड करके इसको प्रिंट करना चाहते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि इसमें हमने 40 को ऐड करना है और उसको बाद में प्रिंट करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे ना कुछ, हम कहेंगे कि कुछ डेटा फिक्स कर देंगे, सम इज इक्वल टू क्या है कि भाई इसके साथ कंकैटिनेट कर देंगे कि जो नम की वैल्यू है उसके अंदर 40 को ऐड कर दो, ठीक है। अब हमारी assumption क्या है कि भाई हम नम के अंदर 40 को ऐड कर रहे हैं और ये जो भी रिजल्ट आएगा इस दोनों के प्लस का, ये सम के साथ उसको कंकैटिनेट कर देगा, ठीक है। मतलब जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। देखिए इसके बारे में भी क्लियर कर लें कि ये जैसे हम सोच रहे हैं वैसे काम नहीं करेगा। इसको देखने के लिए पहले हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखें इसने क्या प्रोड्यूस की है। इसने 10 और 40 को प्लस करने की बजाय 10 40 लिख दिया, यानी कि इसने इसके साथ पहले 10 को कंकैटिनेट किया है और उसके बाद साथ ही 40 को कंकैटिनेट कर दिया। तो आपको ये वजह समझ लगनी चाहिए कि ये क्यों कर रहा है। अगर आपको थोड़ा याद हो, जिसमें भी आपने बेसिक प्रोग्रामिंग की थी पाइथन में, सी में या जावास्क्रिप्ट वगैरह में, तो आपने वहां पे एक चीज पढ़ी होगी, उसे कहते हैं, ये मैं यहाँ पे जावा में कमेंट का ये तरीका होता है तो मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, उसे कहते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंस ऑर्डर। प्रेसिडेंस ऑर्डर में हमने बात की थी कि जो आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, फिर ब्रैकेट की होती है, फिर आपके डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, मॉडुलस की होती है, फिर प्लस की, माइनस की होती है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन चले हमारी डिस्कशन करने के लिए इतना काफी है। जिस तरह प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है ना इन ऑपरेटर का, इसी तरह जावा में प्लस का ऑपरेटर चूंकि दो मायनों में इस्तेमाल होता है, एक एडिशन में और एक कंकैटिनेशन में। तो जो कंकैटिनेशन वाला प्लस है उसकी प्रेसिडेंस हाई होती है। दैट मीन्स कि अगर आप देखें ना यहाँ पे इसकी कंकैटिनेशन की सेंस बन रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये कंकैटिनेट हो सकते हैं। तो जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो क्या करती है, वो पहले चूंकि कंकैटिनेशन की प्रेसिडेंस हाई है, वो पहले इसको कंकैटिनेट करके एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो जो 40 है वो सिंगल नंबर रह गया, वो भी ऑटोमेटिकली साथ कंकैटिनेट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों नंबर सम हो और बाद में इसका रिजल्ट यहाँ पे कंकैटिनेट हो, तो आप क्या करें, इसकी प्रेसिडेंस को चेंज कर दें। आप कहें जी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पहले वैल्यूएट होना चाहिए और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर एम्बेड होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कंपाइल करेंगे तो आपकी जो कंकैटिनेशन की, यानी कि जो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट 10 40 आ रहा था, अब वो जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आएगा कि 10 और 40 ऐड होके जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा जो है वो कंसोल पे प्रिंट होगा। तो आपने जब भी ऑपरेटर यूज करने हैं, चाहे वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, प्लस माइनस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट, जो भी ऑपरेटर है, आपने प्रेसिडेंस का जो है वो हमेशा ख्याल रखना है, वरना जाहिर है जो आपकी आउटपुट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो नहीं आएगी। तो ये बात हो गई ऑपरेटर की। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि ये जो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए हैं ना, ये मैंने सारे नहीं बताए, आपको 2-3 इस्तेमाल करके बताए हैं। बाकी आप स्लाइड से देख लें या थोड़ा सा गूगल करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ ये परसेंटेज FB वगैरह नहीं है, और भी हैं। जैसे आपने ऑक्टल नंबर को, हेक्सा नंबर को, स्ट्रिंग्स को, अनसाइंड नंबर्स को प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी डिफरेंट करैक्टर्स वगैरह हैं, वो भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है इसी सीरीज़ में। देखिए नेक्स्ट है कि गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फ्रॉम यूजर। ये भी बड़ी कॉमन रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो डेटा है वो यूजर से लेके हम उसके ऊपर जो है वो हमें काम करना होता है, ठीक है। यानी यूजर इनपुट हम लेना चाहते हैं और उसकी बेस पे कोई काम करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है, उसका मैं यहाँ पे आपको कोड भी लिख के बताता हूँ और उसको भी हम एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। इस सारे कोड को हम ज़रा सिंपल कर लेते हैं ताकि आपकी जो तवज्जो है वो हमारे मेन पॉइंट की तरफ ही रहे। वो क्या है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या यूँ करते हैं इसको डिलीट नहीं करते ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड में रहे। हम इस सारे कोड को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे शुरू में दोबारा से आके ये सारा कोड हमारा कमेंट हो गया, ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में रहे, आप इसको बाद में जो है वो देख सकें, ठीक है। यहाँ से दोबारा शुरू कर लेते हैं। इनपुट लेने के लिए जैसे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं,
अगर आपने सी में या जावास्क्रिप्ट में या किसी और लैंग्वेज में काम किया है तो आपको पता होगा कि कुछ फंक्शन हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं और कुछ फंक्शन हमें अलहदा से इंक्लूड करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ किया हो सी में तो हमें उसको पहले इंक्लूड करना पड़ता है। तो जावा में भी यही केस है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। देखें जैसे जितने प्रिमिटिव टाइप्स हैं, ये सिस्टम की जो हमने क्लास यूज़ की है इसको हमने किसी को इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन इनपुट लेने के लिए जो हमें कंपोनेंट चाहिए उसका नाम है स्कैनर और वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट नहीं होता, तो हमें उसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसके इंक्लूड करने का तरीका क्या है, हम लिखते हैं इंपोर्ट, इंक्लूड नहीं लिखते, इंपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से आएगा, वो जावा के फोल्डर में, इसको हम पैकेज का लफ्ज़ भी बोलते हैं, फोल्डर का लफ्ज़ भी बोलते हैं। अभी चूंकि हमने पैकेजेस नहीं पढ़े तो मैं इसलिए फोल्डर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। जावा के फोल्डर में यूटिल का फोल्डर है और उसके अंदर हमारा स्कैनर की जो क्लास है या जो फाइल है ये पड़ी हुई है। अब ये क्लास और फाइल क्या चीज़ है, देखिए इसकी जो ज़्यादा डिटेल है वो जब मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का फ़र्क बताऊंगा उस वक्त आएगी। अभी बस ये समझें कि जैसे आपको मैंने बताया था ना कि कुछ प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं और कुछ रेफरेंस टाइप्स होती हैं, तो ये तो सारी प्रिमिटिव हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है और ये जो स्कैनर है ये हमारी रेफरेंस टाइप्स होती हैं। तो जैसे हम प्रिमिटिव टाइप को यूज़ करते हैं उससे मिलता जुलता ही तरीका होता है, थोड़ा सा फ़र्क के साथ हम स्कैनर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैनर को यूज़ करने का तरीका क्या है, हम इस कोड को भी अपने पिछले कोड के साथ ही अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको कमेंट का पार्ट बना देते हैं और इस जगह पे हम जो है वो नया काम शुरू कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, देखें जैसे अगर मैंने एक इंटीजर लेना हो तो क्या लिखता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10। तो जैसे ये प्रिमिटिव टाइप है वैसे ये क्या है, रेफरेंस टाइप। तो इसको भी ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि पहले टाइप फिर वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले टाइप, बस टाइप का फर्क है कि ये रेफरेंस टाइप है, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे हम कह देंगे जी फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम इनपुट रख दिया क्योंकि हमने इसको इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करना है, इज इक्वल टू। यहाँ थोड़ा सा फर्क है, ये दोनों चीजें तो सेम है ना कि टाइप लिखी और उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे टाइप लिखी उसका नाम लिख दिया। फर्क ये है कि यहाँ पे हम 10 यानी कि वैल्यू डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्ट नहीं देते, हम पहले उसको यूज करते हैं न्यू के ऑपरेटर के साथ, हम उस क्लास का या टाइप का नाम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस टाइप को इस्तेमाल करने का समझे एक तरीका है। अभी आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, जब अगली क्लास में या उससे नेक्स्ट में मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा ना कि भी क्लास होती क्या है, फिर आपको ये बात मजीद वाज़ह हो जाएगी कि इससे होता क्या है, इसकी फर्दर डिटेल क्या है। अभी आप समझें कि इसको आपने एज इट इज इस्तेमाल कर लेना है। और इसको पैरामीटर में हम बताते हैं कि इसने इनपुट कहाँ से लेनी है, इसने सिस्टम की यानी जो हमारा कंप्यूटर है उसकी इनपुट कंसोल यानी कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहां से यूजर डाटा एंटर करेगा, वहां से रीड करके, और वो इसने यानी कि वहां से रीड करके उसको यूज करना है या वहां से रीड करना है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम की इनपुट के अलावा जो स्कैनर की क्लास है या जो कंपोनेंट है ये कहाँ से किसी और भी जगह से डेटा रीड कर सकता है। तो यस, ये फाइल से भी डेटा रीड कर सकता है और इसकी और भी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आपके जेडीके के अंदर एक कंपोनेंट या एक क्लास है, आपको उस क्लास का वेरिएबल बनाना पड़ता है। और वो क्लास का वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, उस न्यू का ऑपरेटर लगाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, बाद का यहाँ पे कुछ चीज पास करते हैं, बाद का नहीं करते, लेकिन स्कैनर को बनाते वक्त हम यहाँ पे सिस्टम डॉट इनपुट पास करेंगे क्योंकि हमने कमांड प्रॉम्प्ट से जो है वो डेटा लेना है, ठीक है। एक काम हो गया। उसके बाद देखें डिफरेंट काम करने के लिए जैसे फंक्शंस बने होते हैं ना, आपने यूज किए होंगे जिस भी लैंग्वेज में आपने काम किया है, तो बाद लैंग्वेज में फंक्शन जो है वो किसी फाइल में पड़े होते हैं, लेकिन बाद लैंग्वेजेस में वो जो फंक्शन है वो किसी कंपोनेंट या किसी रेफरेंस टाइप के अंदर डिफाइन होते हैं। तो इस केस में जो इनपुट का हमारा वेरिएबल है जिसको ऑब्जेक्ट का लफ्ज भी बोलते हैं, इनपुट के वेरिएबल के अंदर हम फंक्शंस को या इनपुट के वेरिएबल को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं जो जेडीके ने स्कैनर के कंपोनेंट के अंदर हमारे लिए पहले से स्टोर कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यूजर से एक इंटीजर लेना है तो मैं क्या यूज करूंगा, पहले यूजर को प्रॉम्प्ट करूंगा कि वो, ताकि उसे पता चल जाए ना कि प्रोग्राम क्यों रुका हुआ है। तो हम लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इसको यहाँ पे कह देंगे जी फॉर एग्जाम्पल एंटर अ नंबर एंटर करे यूजर, और यहाँ पे हम कहेंगे कि उस नंबर को स्टोर कहाँ करना है, नम के वेरिएबल में, और वो नंबर रीड कैसे करेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट लिख के। अब ये नेक्स्ट इंट क्या चीज है, नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जो कि
इनपुट टाइप का जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। इसकी फर्दर डिटेल बाद में आएगी, बस अभी ये समझें कि जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो हम किसी न किसी कंपोनेंट के अंदर, चूंकि वो डिफाइंड है लिहाजा हम किसी वेरिएबल के बाद डॉट का ऑपरेटर लिखते हैं। ये डॉट का ऑपरेटर बताता है कि ये जो चीज है ना ये इसके अंदर डिफाइंड है, यानी कि ये स्कैनर के अंदर ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पे हम वो काम नहीं करते कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया स्कैनफ या फंक्शन यूज करके। डिफरेंट तरह की इनपुट लेने के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर मुझे इंटीजर इनपुट में लेना है तो नेक्स्ट इंट का फंक्शन यूज करूंगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल जो है वो एक फ्लोट नंबर लेना है या डबल लेना है तो मैं नेक्स्ट डबल का मेथड यूज करूंगा। लेट्स से वो भी ले लेते हैं, हम यूजर को कहते हैं जी फॉर एग्जांपल एंटर कुछ भी योर हाइट, लेट्स से कोई भी फ्रैक्शन में नंबर एंटर करें। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लेट्स से हम कह देंगे कि हाइट क्या है वो डबल वैल्यू होगी, यानी कि फ्रैक्शन में होगी। फ्लोट यूज कर लें या हाइट यूज कर लें, और यहाँ पे हम कह देंगे कि इसकी जो हाइट है वो क्या है। नेक्स्ट इंट नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नेक्स्ट डबल। यानी कि जिस तरह की प्रिमिटिव टाइप आपने कमांड प्रॉम्प्ट से रीड करनी है उस तरह का फंक्शन जो है वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट इंट यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बुलियन, इस तरह डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं यूजर से जो है वो इनपुट लेने के लिए। तो जब हमने ये दोनों चीजों को इनपुट में ले लिया, बाकी अब हमने इसको जाहिर है कंसोल पे प्रिंट करके भी दिखा सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको एक दफा कंसोल पे प्रिंट भी करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि कहीं कैसे जैसे मर्जी प्रिंट करें, बहुत सारे तरीके हैं, वो हम पहले बात कर चुके हैं कि कौन कौन सा तरीका है। हम अभी प्रिंट एलन के जरिए ही यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ये नम प्रिंट कर दे, जो भी नम में वैल्यू है, और अगली लाइन में जो हमने हाइट की वैल्यू यूज की है ये उसको प्रिंट कर दे। लेट्स से कि अभी हम बड़ा बेसिक सा यही काम करना चाहते हैं कि यूजर जो है वो 2 नंबर एंटर करेगा और हमने वो दोनों नंबर यूजर से लेने के बाद उसको अपनी जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। तो वापस आए, इसको रन करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं क्योंकि हमने कोड चेंज किया है। उसके बाद अब हम इसको रन करेंगे तो देखें वो कह रहा है जी एंटर अ नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 20, ठीक है। फिर वो कह रहा है एंटर योर हाइट, मैंने नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 5.8। तो देखें उसने क्या किया, 20 को और 5.8 दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसके प्रिंट करने का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर इन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो रहे थे। इस एक्सप्रेशन से एक बात और ध्यान में रखिएगा कि नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट इंट के फंक्शन को जब कॉल करता है तो यहाँ रुक जाता है, और जो भी यूजर डेटा एंटर करे वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा होता है उसको असाइन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यही वाला काम इस जगह पे भी होता है। तो खैर इस तरीके से आप डिफरेंट प्रिमिटिव टाइप्स की जो है वो इनपुट ले सकते हैं, लेकिन बहुत बेसिक प्रोग्राम्स करते वक्त भी हमें बात का जो है वो यूजर का नाम या स्ट्रिंग इनपुट में लेनी पड़ती है। तो स्ट्रिंग के लिए भी हम स्कैनर को ही यूज करते हैं, लेकिन फंक्शन का जो नाम है वो नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन है। ऐसा करता हूँ मैं, आपको वो इस्तेमाल करके एक दफा दिखा देता हूँ। लेट्स से कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ये यहाँ पे आएगा और इसके नंबर को जब यूज़र देगा यहीं प्रिंट कर देंगे ताकि थोड़ी सी ऑर्डर्ड फॉर्म में हो ना जिनकी जो डेटा है, और जो यूज़र ये इन्फॉर्मेशन देगा वो हम बाद में प्रिंट कर देंगे। इसी तरह अब हम कहते हैं कि यूज़र को कि फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको कहते हैं कि एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम इसी तरह स्कैनर को ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी जो टाइप है वो क्या होगी, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग है, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, बस इसके बारे में अभी इतना ही समझें कि जो स्ट्रिंग है ये हमारी प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये रेफरेंस टाइप है और ये बनी हुई है। ये एक्चुअली इसके अंदर करैक्टर की अरे होती है, लेकिन हमें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो कोई भी नाम रखें उसका, तो हम उसके अंदर किसी भी तरह का स्ट्रिंग का जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। तो हम स्कैनर को ही यूज़ करेंगे, इनपुट डॉट, बस नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं कहना, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे यूज़ करना है नेक्स्ट लाइन का फंक्शन। अभी मैं फंक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपकी सी है उसमें हम फंक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन नहीं कहते, हम मेथड्स कहते हैं। एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस वोकैबुलरी का थोड़ा सा फ़र्क है। ये नेक्स्ट लाइन को हम फंक्शन कह लें या मेथड कह लें, कोई खास फ़र्क नहीं है, लेकिन ऊप में हम इसको मेथड का वर्ड यूज़ किया करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन का जो मेथड है वो हम कॉल करेंगे और जो यूज़र डेटा देगा वो नेम में सेव हो जाएगा। बाद में हम यही डेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके इस नेम को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ, इसमें एक माइनर सा इशू है, एक्चुअली वो इशू भी चलें साथ कवर हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या है।
अभी जब इशू इसको चलाते हैं फिर आपको पता चलेगा कि वो इशू है क्या। लेट्स से इसको हमने कंपाइल किया और उसके बाद इसको रन किया। ये कह रहा है जी नंबर बताएं, हमने कहा नंबर है 20। वो कह रहा है जी हाइट बताएं। देखें जो नंबर लिखा वही बाद में, चूंकि हमने system डॉट आउट मतलब प्रिंट किया हुआ इसलिए 20 को उधर ही प्रिंट कर रहा है वो, ठीक है। हाइट बताएं, हमने कहा जी 5.8, तो उसने 5.8 प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी गड़बड़ है। होना ये चाहिए था कि जब इंटर योर नेम इसने कहा है तो यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था, जबकि इसने क्या किया है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया है और वो अगली यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ गया। तो ये क्या बात है कि जब तो हम नेक्स्ट डबल और नेक्स्ट इंट यूज करते हैं तो प्रोग्राम वहां पर रुक जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं तो प्रोग्राम वहां पर नहीं रुकता, टर्मिनेट हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम इसको स्कैनर को यूज कर रहे होते हैं उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बात को समझना कि भाई ये नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जो है वो हमारा या जो प्रोग्राम है ये रुक क्यों नहीं रहा। देखिए इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, वो आप कह सकते हैं इशू है या मे भी इशू ना हो, उसके डिजाइन का पार्ट हो। जब हम नेक्स्ट डबल यूज करते हैं ना, तो नेक्स्ट डबल यूज जब यूजर अपना डेटा लिखता है, फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा 5.5, ठीक है, उसके बाद यूजर एंटर का बटन प्रेस करता है, तो जो 5.5 है वो तो डबल का हिस्सा है, लेकिन जो एंटर का जो \n कह लें, जो न्यू लाइन का करैक्टर है एंटर का बटन, वो तो डबल का हिस्सा नहीं है ना। तो आप कहें कि स्कैनर के ऊपर एंटर का जो डेटा है वो वहीं पे रह जाता है, और जब हम उसके बाद नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं तो नेक्स्ट लाइन का फंक्शन उस एंटर को रीड करता है और वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। वो समझता है कि यूजर ने कोई डेटा इनपुट नहीं किया, जस्ट एंटर का बटन प्रेस कर दिया, हालांकि वो एंटर का बटन हमने नेक्स्ट लाइन पे प्रेस नहीं किया होता, वो हमने नेक्स्ट डबल की डेटा की इनपुट देने के बाद प्रेस किया होता है। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन पे फंक्शन जो है वो रुकता नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, आप क्या करें, उस पिछली इनपुट को जाया करने के लिए यहाँ पे एक दफा एम्प्टी इसको कॉल कर दें। तो ये इसका फायदा क्या होगा कि वो जो एंटर का करैक्टर आपका कंसोल पे रह जाता है, ये नेक्स्ट लाइन उसको रीड करेगा, ऑटोमेटिकली उसको जाया कर देगा, और जब ये नेक्स्ट इसकी बारी आएगी तो जाहिर है अब एंटर का बटन नहीं है, कोई भी सॉरी एंटर का करैक्टर हमारे कंसोल पे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे अब हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा। अब देखें अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूं तो ये देखिएगा, मैंने इसको दोबारा रन किया और कंपाइल किया, फिर रन किया, इसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने कहा 20, इसने हाइट मांगी, मैंने कहा 5.8। अब देखें एंटर योर नेम के ऊपर रुक गया है, क्योंकि वो जो एंटर का करैक्टर था वो हमने नेक्स्ट लाइन का फंक्शन यूज करके एक दफा उसको वेस्ट कर दिया है। तो अब ये यहाँ पे रुका हुआ है जब तक हम एंटर का बटन प्रेस नहीं कर देते। तो हम जो भी डेटा यहाँ लिखेंगे, लेट्स से मैं कहता हूँ आसिफ शहजाद, अब ये डेटा मैंने लिखा, जैसे एंटर का बटन प्रेस किया उसके बाद वो उसने सारा डेटा हमारे लेफ्ट साइड पे नेम नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया है। तो वो हम जाहिर है जो भी डेटा था हम उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये प्रिंट कर रहे हैं। ये जो है ना यानी कि एक डमी कोड, ये आपको तभी लिखना पड़ता है अगर आपने उससे पहले न्यूमेरिक को स्कैन किया हो, ठीक है। अगर आपने पहले न्यूमेरिक को स्कैन ना किया हो तो आप फॉर एग्जांपल आप स्कैनर यूज किया और सबसे पहले ही आपने स्ट्रिंग डेटा पढ़ना है, तो उस केस में आपको यूज नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे खत्म करूं और ये कोड हम यहाँ से उठा के टॉप पे ले जाएं, इस वक्त तो कोई भी एंटर की नहीं है ना हमारे कंसोल के ऊपर जो रहती हो, तो इस केस में हमें वो एक्स्ट्रा जो डमी लाइन है वो नहीं लिखनी पड़ती। देखें अगर मैं दोबारा इसको जाके कंपाइल करता हूँ और इसको फिर दोबारा रन करते हैं, और ये नेम मांग रहा है, मैंने इंटर किया आसिफ, और देखें अब ये नंबर मांग रहा है, हमने कहा 20, अब ये हाइट मांग रहा है, हमने कहा 5.8। यानी कि देखें इस केस में ये प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ वहां प्रॉब्लम आती है जहां पे आपने पहले कोई न्यूमेरिक डेटा लिया हो और उसके बाद आप उसी स्कैनर के वेरिएबल को इस्तेमाल करके स्ट्रिंग का डेटा लें, तो आपको जो एंटर की है कंसोल पे वो वेस्ट करने के लिए एक दफा नेक्स्ट लाइन का जो फंक्शन है वो डमी या तरीके से जो वो कॉल करना पड़ता है। तो खैर ये सारी डिटेल होगी हमारी कि हम किस तरीके से जो है वो स्कैनर को इंपोर्ट करते हैं, स्कैनर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, और डिफरेंट तरह का जो डेटा है वो हम अपने इनपुट से किस तरह से जो है वो रीड कर सकते हैं। तो इसी का एक और पार्ट था इफ एल्स को लूप को यूज करना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये फीडबैक दी थी कि 1 घंटे का लेक्चर जो वो बहुत ज़्यादा होता है, कोशिश किया करें 20 मिनट का या 20 से 30-35 मिनट से ज़्यादा लेक्चर ना हो। तो मैंने आपसे ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो पर वीडियो है वो 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक या 20 मिनट से भी बार छोटी वीडियो बनाया करूंगा डिपेंडिंग ऑन टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इफ एल्स और वाइल लूप और डू वाइल लूप वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, और इसमें और सी में या जावास्क्रिप्ट वगैरह में
इफ़ एल्स की या बूलियन की इंटरप्रिटेशन में माइनर से एक दो फ़र्क हैं, वो फ़र्क क्या हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करते हैं।